बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अभी 19 दिसंबर को ये स्पेशल बैच में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और बिल्कुल सेम इसी के जैसा आसपास आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है आगे। तो इसलिए बिल्कुल इसको इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि एक चीज भी आपसे छूट ना पाए। अगर ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से आपने कर लिया तो जो आपका आने वाला नए साल में क्वेश्चन पेपर है तो उसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट कि टू प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको कि 2c1 प्लस 3c1 प्लस 4c1 इज इक्वल टू 3c2 प्लस 4c2, ये प्रूव करना है। ठीक है जी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर दो। आपको कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिटेल लेक्चर देखे होंगे आपने, है ना। तो उसमें हम कैसे, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है 2c1 प्लस 3c1 प्लस 4c1। ओके, अब इज इक्वल टू 2c1, देखो आपको पता होना चाहिए कि NC1 का मान n होता है, NC0 का मान 1 होता है और NCn का मान भी 1 होता है। ये याद रखने चाहिए। वैसे तो इनको आप NCR के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है जी। अगर जैसे NC1 का निकालना है जी, ठीक है, तो NC1 का क्या होगा, फैक्टोरियल n बटे r की जगह 1 आ गया, फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है जी, सॉरी n माइनस 1। अब इसको खोलेंगे तो n इंटू n माइनस 1 से n कट जाएगा, n बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब नीचे 1 हो, NC1 का मान n होता है तो 2C1 का मान 2 होगा, 3C1 का मान 3 होगा, 10C1 का मान 10 होगा, 5C1 का मान 5 होगा। ठीक है, तो 2C1 का मान 2 होगा, प्लस 3C1 का मान 3 होगा, प्लस 4C1 का मान 4 होगा, और इनको जोड़ दीजिए, 4 दिन 7 और 2 9 हो जाएगा आपका। ठीक है जी। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लो। हाँ, अब क्या ले लो, राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, 3C2 प्लस 4C2। ओके, ठीक है। अच्छा, 3C2 को आप देखिए, हाँ एक में और एनसीआर का आप भाई सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे हम 5C2 को सॉल्व करें तो 5C2 को सॉल्व करने का मतलब है कि 5 को 5 से शुरू करो मल्टीप्लाई और 2 पदों तक ले जाओ, एक एक कम करके, 5 गुणा 4 बटे नीचे जो यहाँ पे नंबर होता है उसका फैक्टोरियल आता है। अगर 5C3 होता तो 5 को 3 पदों तक नीचे ले जाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन नीचे फैक्टर 3। अगर 5C4 होता, C4 होता तो 5 को 4 पदों तक नीचे ले जाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, सॉरी 2, 4 पदों तक, 1 2 3 4। हाँ, और अपॉन में इसका फैक्टर जो नीचे होता है फोर्थ फैक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट 3C2 का मतलब क्या होगा, 3 को 2 पदों तक ले जाओ, 3 इंटू 2 और अपॉन में 2 का फैक्टर, प्लस 4 को 2 पदों तक ले जाओ, 4 गुणा 3 बटे 2 का फैक्टर। ठीक है जी, सॉल्व कर दो इसको। 3 गुणा 2 ऊपर है, फैक्टर 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 इंटू 1 है 2, प्लस 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टर 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 से 2 कटेगा, 2 से ये कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर तो बचा 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 और 6 3 कितना होता है 9। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 9, राइट हैंड साइड 9, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9, देन प्रूव्ड। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर शॉर्टकट में या तो एनसीआर का फॉर्मूला पता है तो सब उसी में अलग अलग लगाओ, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, शॉर्टकट तरीका ये वाला है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपको एक कंपोजिट फ्रैक्शन दे रखा है 5x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2
x-4 और x-6, ठीक है जी। इस कंपोजिट फ्रैक्शन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन के डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है स्टूडेंट कि जब डिनोमिनेटर में लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, ये देखो लीनियर है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1 लीनियर फैक्टर है, और नॉन रिपीटिंग है मतलब होल स्क्वायर नहीं है, ये इसकी x-2 की होल पावर 1 से ज्यादा नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग। लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग जब भी होते हैं तो जब इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हम करते हैं लेट दिस इज इक्वल टू, जिसको चेंज करना है दिस इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, इनको अलग अलग रखते हैं, क्या करते हैं, इसके नीचे रखेंगे x-2, फिर प्लस, फिर x-4, फिर प्लस, फिर x-6, ठीक है जी। ऊपर क्या रखें, डिनोमिनेटर में तो x-2 ये सारे अलग अलग रखेंगे, x-2, x-4, x-6, क्योंकि कंपोजिट मतलब ये एक साथ मिक्स हो रखे, इनको अलग अलग करना है जो नीचे वाले, हाँ उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं बस। ऊपर जब नीचे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर कांस्टेंट रखा जाता है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर फैक्टर रखा जाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट रखेंगे ए बी सी, सिंपल, ए यहाँ पे बी रख दो और यहाँ पे सी रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन 1 में रख लो, बस सॉल्व हो गया। ओके, एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग के लिए एक तो सिंपल प्रोसेस है और एक कवर अप मेथड है। कवर अप मेथड शॉर्टकट मेथड होता है, वो मैं बता दूं, और प्रॉपर वाला जो मेथड है उसको भी बता देता हूं। तो प्रॉपर वाला ही बता देते हैं मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है, प्रॉपर वाला ही बता देते हैं। इसके लिए आपको एम्प्लाइज 5x + 7 अपॉन x-2, x-4 और x-6, ओके, इज इक्वल टू, इसको एज इट इज ले। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, हाँ, ए के साथ क्या आएगा, देखो अपॉन में तो भैया ये आएगा, क्योंकि अपॉन में जब इनका एलसीएम लेंगे सबका तो अपॉन में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी होता है, जो नीचे होते हैं सारे उनको मल्टीप्लाई आता है, x-2, x-4 और x-6। अपॉन में तो जो नीचे होते हैं उन सबका मल्टीप्लाई आता है। ऊपर क्या आएगा, ए के साथ क्या आएगा, फिर प्लस बी के साथ, फिर प्लस सी के साथ। ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ क्या आएगा, देखिए ए के साथ जब भी रखना हो तो जो ये नीचे पूरा है ना, पूरा ये, हाँ, x-2, x-4, x-6, इसको ए के साथ रख के देखो थोड़ी देर काल्पनिक रूप से, तो x-2 से x-2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या है, केवल ये बचेगा, तो ए के साथ जो बचता है वही आएगा इससे कटने के बाद। तो ए के साथ क्या आएगा, x-4 और x-6, ठीक है जी। फिर प्लस b के साथ क्या आएगा, b के साथ क्या आएगा, इस पूरे को यहां रख के देखो b के साथ, तो x-4 से x-4 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, तो जो 2 बच रहे हैं वो आते हैं, बस ये इस तरीके से आप इसको रखेंगे, ठीक है ना, तो और इजीली आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर प्लस c के साथ क्या आएगा, c इस पूरे को यहां रख के देखो तो x-6 x-6 कट जाएगा, क्या बचेगा, x-2 बचेगा और x-4 बचेगा, ठीक है जी। ओके, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, जो बच रहा वो लिख दीजिए। 5x + 7, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आप भूलेंगे नहीं फिर कभी, हाँ, a इधर x-4 x-6 प्लस b x-2 x-6, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, प्लस c x-2 और x-4, ओके, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इसमें इक्वेशन 2 में हम जितने भी फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर है, x-2 है, x-4 है, x-6 है, इन तीनों फैक्टर को एक एक करके 0 के बराबर रख के देखो और वहां से आपको फिर एबीसी की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। नाउ एक एक करके पहले हम x-2 को 0 के बराबर, नाउ पुट x-2 इक्वल टू 0, और जब x-2 को 0 के बराबर रखें, एक एक फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस है, बस ये प्रोसेस है, याद रखना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। हाँ, x-2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 2 होगा, और x-2 बराबर 0 और x बराबर 2 रखो, कहां रखो, इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में रखो, ओके।
x की जगह जहां पे देखिएगा 2 रखेंगे और जहां x माइनस 2 देखिएगा वहां 0 रखेंगे। तो x की जगह अगर 2 रखेंगे यहाँ पे देखिएगा तो 5 दूना 10 और 7 17, लेफ्ट हैंड साइड 17 हो गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। ए x की जगह 2 रखो, 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 2 रखो, 2 माइनस 6 तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 0, x माइनस 2 0, तो ये पूरा 0 ये पूरा 0, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, ठीक है। एम्प्लाइज इधर तो 17 है, इज इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 4 दूना 8 होता है, तो 8a हो गया जी, है ना। एम्प्लाइज a बराबर क्या हो जाएगा 17/8। ओके ओके, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर 0 रखो, जैसे x माइनस 2 0 रखो ऐसे उसको रखो। पुट x माइनस 4 इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, x माइनस 2 0 रखेंगे कहाँ, इक्वेशन 2 में। देखिए तो x की जगह 4 रखेंगे, तो 5 गुणा 4 20, 5 को 20 27 बराबर x माइनस 4 यहाँ पे है, a पूरा 0 हो गया, x माइनस 4 c में है, ये भी पूरा 0 हो गई, ये इससे आएगा b की वैल्यू आएगी b x की जगह 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है जी, और 4 माइनस 6 कितना होता है -2 होता है जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं जी। यहाँ पे हम डायरेक्ट देखिए, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, चलो 2 दूना 4 माइनस का 4b हो गया जी यहाँ पे, और यहां से b बराबर क्या हो गया जी आपका 27/-4 या -27/4 बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड अगेन अब लास्ट बचा, लास्ट फैक्टर क्या है x माइनस 6, इसको भी 0 रखो। पुट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बताइए, 2 में रखेंगे, इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में रखिए, यहाँ पे जगह शायद अब कम बचेगी तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ओके ठीक है, तो इक्वेशन 2 में x माइनस 6 की जगह 0, x की जगह 6 रख दो, तो 6 पंजे 30 और 37 इज इक्वल टू x माइनस 6 a में पूरा 0 हो जाएगा, b में 0 हो जाएगी, a बचेगा केवल, है ना, c वाला बचेगा। c x की जगह 6 रखो, 6 में से 2 गए 4, 6 यहां रखेंगे, 6 में से 4 गए 2, एम्प्लाइज c इज इक्वल टू, देखो 4 दूना 8, 8 यहां तो 37/8। ओके, तो a b c की वैल्यू आ गई ना। अब क्या करेंगे, इससे आगे लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a b c की वैल्यू रख दीजिए, तो हो गया आंसर बस। तो लिखेंगे दिस इक्वल टू, हम इसको इसके बाद जो लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है, 5x प्लस दिस इज इक्वल टू, एक ही जगह हम रखेंगे क्या 17/8 प्लस b की जगह रखेंगे -27/4 और c की जगह पे रखेंगे, ओ लाइट गई, कोई बात नहीं, दिख रहा है, लाइट चलेगी, दिख रहा है ना। ओके ठीक है, c की जगह पे क्या रखेंगे 37/8। ओके, और ओ आ गई, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, और यही आपका आंसर हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में बदल गया, ठीक है। आपके अलावा और क्वेश्चन आपको करने हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको 3-4 लेक्चर मिलेंगे, तो वहां पे आप आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, है ना।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, cos 20, cos 100 और cos 140। तो स्टूडेंट इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड ये लेनी है, ठीक है। लेकिन देखिए जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई ऐड में हो, बीच में एडिशन का साइन है, इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलना हो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों का सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना हो, तो इसके चार फॉर्मूले हैं। इसमें हम एक फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए, cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d बराबर होता है स्टूडेंट 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। जो हमें यहाँ पे चाहिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं, ये आपको सारे डिटेल लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए c माइनस डी हो रहा ना, तो आगे अगर बड़ा वाला एंगल होगा और पीछे छोटा वाला तो प्लस आएगा बीच में, नहीं तो फिर माइनस आएगा अगर छोटा वाला आगे रखते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि c वाले को बड़ा रखें, क्योंकि cos 100 को पहले रखो या cos 20 को पहले रखो, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस का चिन्ह है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को, कोई से भी दो ले लो और उनमें cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगा दो, है ना। लेकिन ये देखना है कि 100 देखो c प्लस डी 100 प्लस 20 तो कितना हुआ 120। 120 का आधा बटे 2 करते 60 डिग्री हमें पता है, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसा एंगल निकल रहा है जिसका हमें पता है, तो इनको ही ले लो, इन दो को पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, इसको पहले cos 100 को पहले ले लो, cos 100 को पहले ले लो प्लस cos 20 बाद में ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया। प्लस cos 140 आपका अलग है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ पे cos 100 प्लस cos 20 में cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगा दो। cos c ये c मान लो और इसको d मान लो, ठीक है। cos c प्लस cos t बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 100 प्लस d मतलब 20 बटे 2, ठीक है। इंटू है बीच में, हाँ, cos c माइनस डी बाई 2 100 माइनस 20 बटे 2, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे दो, इनके बीच में प्लस का चिन्ह था, इसको प्लस को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है कि मल्टीप्लाई को प्लस में या डिफरेंस में चेंज किया जा सकता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, डिटेल लेक्चर में हमने ये बता रखे हैं, ठीक है। ओके, प्लस कॉस 140 डिग्री, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 2 cos 100 प्लस 20 120 बटे 2 कितना होता है 60 होता है, 60 डिग्री आके इंटू cos ये कितना हुआ 80 बटे 2 40 डिग्री हो गई जी, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू cos 140 डिग्री, ठीक है जी। ओके, मान रख दीजिए यहाँ पे 2 cos देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, इंटू cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, 2 से 2 कट गया, क्या बचा केवल cos 40 डिग्री बचा ना, और cos 40 प्लस cos 140 बचा, तो cos 140 को पहले लिख दो, क्योंकि बड़ा वाला पहले लिखेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। cos 140 प्लस cos 40 डिग्री, ओके। फिर से यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग रहा है जी, तो ये हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 140 प्लस d मतलब 40 बटे 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 140 माइनस 40 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं जी। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं यहाँ चलते हैं, चलो ये देखो, ये इधर चलते हैं, ये देखो ये यहाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। सॉरी 2 cos, ये देखो 2 cos 40 140 और 40 कितना होता है 180 होता है, 180 बटे 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है ना, ओके, इंटू cos 140 में 40 घटा तो कितना बचता है
100 बचता है, 100 में 100/2 कर दो, कितना बचता है? 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 90 का मान पता होना चाहिए आपको, जीरो होता है, इंटू कॉस 50 का मान पता नहीं, कोई बात नहीं। अब जब एक जीरो आ गया तो सारा सबका सारा जीरो हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड जीरो थी। ये प्रूव हो गया आपका, प्रूव हो गया, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं आप जब आपको ये वाला फॉर्मूला पता हो, कॉस सी प्लस कॉस टी। इसी प्रकार से कॉस सी माइनस कॉस टी होता है, साइन सी प्लस साइन डी होता है। ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। और मल्टीप्लाई वालों को सम में या डिफरेंस में बदलना हो तो ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे, है ना। और सूत्र याद होते हैं जब आप डिटेल लेक्चर सीरियल से देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप याद रखना चाहते हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, मेहनत कितनी कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। 5 + 12 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है, ठीक है जी। कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं, और पिछले क्वेश्चन पेपर बहुत सारे जो हमने सॉल्व करे हैं उसमें भी हम बता चुके हैं। सिंपल है कि जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट का चिन्ह लगा दो, और मान लो कि इसका स्क्वायर रूट, मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट x + आयोटा y है। ये मान लीजिए कि स्क्वायर रूट जो है x + आयोटा y है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे कि 25 एक रियल नंबर है, 25 का स्क्वायर रूट 5 एक रियल नंबर ही होता है। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, लेकिन हमने मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट x + आयोटा y है, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो और यहां रख दो, आंसर आ गया, बस। अब x y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो भैया इसका प्रोसेस थोड़ा सा दिमाग में रखना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबरों का प्रोसेस एक ही होगा, घबराने वाली बात नहीं। इसका प्रोसेस ध्यान रखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। इसका वर्क करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, तो 5 + 12 आयोटा बचेगा, इज इक्वल टू इसका x + आयोटा y का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर किया, इसका भी होल स्क्वायर किया। इसका होल स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। जैसे कि रूट 25 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से स्क्वायर से रूट हट गया, 5 + 12 आयोटा हो गया, ओके, ठीक है। आगे बढ़ो, 5 + 12 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा। इसका होल स्क्वायर खोल दो, a + b का होल स्क्वायर आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये होता है। इसी प्रकार से यहाँ a की जगह x है, b की जगह आयोटा y है, तो x का स्क्वायर a² + b² मतलब आयोटा y का स्क्वायर + 2ab, 2 आयोटा xy, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में सेम रखिए, 5 + 12 आयोटा, x का स्क्वायर x², आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा होता है, ठीक है, और आयोटा बराबर √-1 होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। प्लस आयोटा अलग रख दो और ब्रैकेट के अंदर 2xy कर दो, ठीक है। अब देखो ये हमने, क्योंकि देखो इसमें भी देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 12 है। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट जिसमें x नहीं वो रियल, जिसमें आयोटा नहीं वो रियल पार्ट होता है, x² - y² रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट 2xy हो गया, ठीक। अब कंपैरिजन बोथ साइड, कंपैरिजन बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे तो रियल पार्ट, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है क्योंकि इक्वल का चिन्ह बीच में, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए तभी तो बराबर होंगे, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। कंपैरिजन करने पर इसका रियल पार्ट क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, इसके रियल पार्ट पे, ये क्या है 5 है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, समझ गए, ओके। एंड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2xy, क्या है 2xy इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 12, इसका 12, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां रख दीजिए, आंसर आ गया। या फिर एक तीसरी इक्वेशन डेवलप करो जो इस प्रकार की हो, किस प्रकार की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लें तो इक्वेशन दिस और दिस को जोड़ने पे माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा सा इजी हो जाता है वो, है ना, कहने का मतलब वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो वो इक्वेशन कैसे डेवलप होगी, देखिए देखिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसमें क्या जोड़े कि इसके बराबर आ जाए, हम ऐसा कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलता है, ठीक है ना। और जब इसको खोलते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको खोलेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये इसके इस इक्वल चाहिए, तो अगर यहाँ माइनस आ रहा तो हम प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, है ना। मतलब प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, इसको खोलने पे माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो उससे कट करके क्या बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा इसके बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप याद रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस टाइप से, हाँ। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि इक्वेशन 3 से y की वैल्यू निकालो और इक्वेशन 2 में रख दो, वो भी एक तरीका है। दोनों मेथड है, ये भी हम कई बार बता चुके हैं और ये भी कई बार बता चुके हैं, तो अभी हम इस मेथड को बताना चाहेंगे, ओके, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं, आपको जानना चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 5 का स्क्वायर, इसकी जगह 5 रखते हैं बाई टू, हाँ, प्लस ये जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप 2xy का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, देखो होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x वाई स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। अब 2xy, ये 2xy का होल स्क्वायर है, तो 2xy की जगह 12 रख सकते हैं, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, और दोनों जोड़ करके 169 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 169, ओके। अच्छा, और किसके बराबर हुआ 169 हुआ आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर दिस, है ना, दिस इक्वल टू दिस, है ना, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं, चलो, ओके। करते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए दिस इक्वल टू दिस है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, है ना, तो देखिए एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर बराबर ये था, तो अगर यहां से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग जाएगा,
प्लस माइनस भी लगेगा, लेकिन हम केवल प्लस का लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि स्क्वायर होने से पॉजिटिव होता है, वाई का स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों जोड़ने पर भी पॉजिटिव, तो माइनस में लेंगे केवल प्लस का लेंगे। ओके, एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन 3 तक लिख दिया था, इक्वेशन 4 ये हो गया जी आपका, क्या हो गया, इक्वेशन 4। ओके, अब इक्वेशन 4 और 3 2 और 4 को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? नाउ 2 + 4 एम्प्लाइज समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, जब इनको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा, 5 और 13 जुड़ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 18 हो जाएगा आपका। ठीक है जी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे में जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा ना, और एम्प्लाइज एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +-3। देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट लगेगा, प्लस माइनस भी लगेगा, प्लस माइनस √9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, +-3, एक्स की वैल्यू +-3 आ गई। ओके, नाउ 3 एम्प्लाइज समीकरण 3 से y की वैल्यू निकाल दो। समीकरण 3 में क्या है, 2xy बराबर 12 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x बटे में जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे 2x होगा, होगा कि नहीं होगा, और 2 से 12 कटेगा तो 6 बटे x होगा, और 6 बटे x की जगह +-3 रखिए, 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूना 6 +-2 आएगा, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई, x की वैल्यू, हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। अब 1 एम्प्लाइज समीकरण 1 में x y की वैल्यू रख दो, किसका, 5 + 12 आयोटा का वर्गमूल बराबर, x की जगह क्या रखेंगे, प्लस माइनस आगे रख दो, ब्रैकेट में x की जगह 3 रख दो, प्लस y की जगह 2 रख दो, और आयोटा रख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल ये आ गया, एक बार +3 + 2 आयोटा, एक बार -3 - 2 आयोटा, दोनों इसके वर्गमूल है। चेक करना है तो इसका होल स्क्वायर करके देखो, 5 + 12 आयोटा आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है 1 - cos 4x अपॉन 1 - cos 2x। ठीक है जी, तो इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लिमिट का क्वेश्चन है। एक तरीका तो है कि cos 4x cos 2x को फॉर्मूला लगाओ, 1 कैंसिल हो जाए तो उससे भी हो जाएगा, और सबसे इजी तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है स्टूडेंट, वो तभी देखो जब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एल हॉस्पिटल रूल हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, पढ़ना तो पड़ेगा, डिटेल लेक्चर पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डिटेल लेक्चर पढ़ने की जरूरत है, मेहनत तो करनी पड़ती है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक मेरा दोस्त था, जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो वो थोड़ा आलसी किस्म का था, इतना आलसी था कि सो के जब वो थक जाता था तो फिर सो जाता था। तो इतना आलसी अगर आप बनेंगे तो समस्या रहेगी जीवन में, है ना। आलस्य तो छोड़ना पड़ता है आपको कुछ करने के लिए, तो थोड़ा मेहनत तो करिए, जिंदगी सफल हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल इनडिटरमिनेट लिमिट में 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उनमें से 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0/0 और इनफाइनाइट की, ठीक है। अगर इन दो में से कोई एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो उसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते जाओ और आगे लिखते जाओ जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती, बस यही एल हॉस्पिटल रूल है। यहां पे देखिए x की जगह 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब x की जगह 0 रख दो फंक्शन में। x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0,
और 1 माइनस यहाँ भी x की जगह 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो फॉर्म आ रही है वो 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप बाई एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते हैं उसको ऐसे, बाई एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos 4x का साइन, देखिए cos 4x का cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है ना, सॉरी माइनस sin x होता है। तो cos 4x का माइनस sin 4x, माइनस sin 4x, माइनस देखो माइनस यहाँ ऑलरेडी था और माइनस sin 4x होने पे ये प्लस हो गया, फिर इंटू 4x का फिर से होता है, फिर 4x का फिर से होता है, 4x का 4 हो गया अपॉन, इसी प्रकार से 1 का नीचे इसका भी आप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करिए और यहाँ लिख दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखिए, 1 माइनस cos 2x का sin 2x हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये cos 2x का माइनस sin 2x होगा ना, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो प्लस का sin 2x होगा, sin 2x इंटू 2x का फिर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखो अभी भी लिमिट लगा के देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, इतना बचा केवल है, तो साइन 0 का बाद 0 और ये फिर से 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 0 हट गया। अब देखो ये अब यहाँ पे क्या है, 4/2 है ना, ये 4/2 कांस्टेंट आती है, इससे 2 से 4 काटेंगे 2 बचेगा, 2 जो है उसको बाहर ले लो, लिमिट के बाहर, कांस्टेंट को लिमिट के बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचा आपका, sin 4x बचा और नीचे sin 2x बचा, ठीक है जी। अब यहाँ लिमिट रखते हैं तो 0/0 की फॉर्म फिर से आ रही है, 0/0 की फॉर्म फिर से आ रही है, तो इसका मतलब फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाइए जी, 2 तो बाहर है ही, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 4x का डिफरेंशिएशन और cosine 2x का डिफरेंशिएशन, sin 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x होता है, इंटू 4x का 4 होगा, ठीक है, अपॉन sin 2x का cos 2x होता है जी, इंटू 2x का 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब देखिए आप 2 इंटू यहाँ से फिर से 2 से 4 और 2 कटेगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर क्या बचा, अंदर बचा जी आपका cos 4x अपॉन cos 2x, ओके। अच्छा अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो 2 दूना 4 तो बाहर आ गया, इंटू, अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने का मतलब है कि x की जगह पे 0, क्योंकि x टेंड टू 0 है, x की जगह 0 रख दो, और x की जगह 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे 1/1, तो 4 हो गया आपका आंसर। क्योंकि अब इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो आप लिमिट लगा सकते हैं ना, यहाँ पे इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है तो आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट लगाने के बाद आपको 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एल हॉस्पिटल रूल का ज्यादा से ज्यादा यूज आप कर सकते हैं। जब भी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी आएगी तो वहां आप एल हॉस्पिटल रूल ठोक देना या घुसा देना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y² इज इक्वल टू 16x एट द पॉइंट 4,8। आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण आपको ज्ञात करना है। कर्व दे रखा है आपको, देखिए एक कर्व दे रखा है आपको, ये वाला मान लीजिए कर्व है आपका y² इज इक्वल टू 16x, ओके। इसके एक पॉइंट P पर, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए दे रखे हैं 4,8, ठीक है। हमने अपनी तरफ से कर्व ड्रॉ किया है, मान लीजिए ये है वो कर्व, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट, ठीक है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस बिंदु P से होकर जाने वाली एक दूसरी रेखा जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब या नॉर्मल, और इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है जी। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल हो या टेंजेंट एक सीधी रेखा है, लाइन है,
और लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की होती है, ठीक है ना। दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है, तो जो भी इक्वेशन इसकी निकलेगी या इसकी निकलेगी वो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। अब इक्वेशन कैसी निकलेगी भैया, ऐसा है, टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें पॉइंट चाहिए होता है टेंजेंट पर, टेंजेंट पर पॉइंट आपका है 4,8, x1, y1 आपका है, x1 की जगह 4 और y1 की जगह 8 रख देंगे, ठीक है। एक तो हमें पॉइंट चाहिए x1 y1, और एक हमें स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और वो निकलता है जो कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करके, उसका डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स निकालो और डी बाई डी एक्स की वैल्यू x1 y1 पर निकाल लो, वो आपका स्लोप हो जाता है, ठीक। x1 y1 पर उसकी वैल्यू निकालो। जब ये दोनों चीज निकल जाती है स्लोप और पॉइंट, तब टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो तब क्या होती है, तब टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है, ये y माइनस y1 दिख रहा है, यस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। बस याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले टेंजेंट का इक्वेशन बता देते हैं, निकाल लेते हैं, तब नॉर्मल की बात करेंगे, है ना, तब नॉर्मल की बात करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट ये समझ गया, ये करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो है भैया, है ना, तो और एक हमें स्लोप चाहिए, स्लोप निकलता है गिवन कर्व के डिफरेंशिएशन से, ओके। तो पहले लिखिए गिवन कर्व इज, क्या है गिवन कर्व, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए ना m, वो इसका डिफरेंशिएशन निकलता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई का फिर से dy बटे dx होता है, ये आपको पता होना चाहिए भैया। डिफरेंशिएशन का लेक्चर पढ़ लीजिए, नहीं पता तो 16x, 16 तो कांस्टेंट है, x का 1 होता है, तो 16 आ गया इसका, 16x का डिफरेंशिएशन 16 आ गया, ओके। यहां से आप dy बटे dx निकाल लो, 2y बटे में चला जाएगा, 16 बटे 2y हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, और 2 से 16 काटेंगे तो 8 बटे y आएगा, dy बटे dx क्या आ गया, 8 बटे y आ गया, हमें dy बटे dx चाहिए था ना। अब स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल, m बराबर होता है dy बटे dx का मान एट पॉइंट x1 y1, x1 y1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,8 पर dy बटे dx का मान, मतलब जो dy बटे dx आपका निकला हुआ है उसमें x की जगह 4 और y की जगह 8 रख दो जी। तो x तो यहाँ है नहीं भैया, 8 बटे y है, y की जगह क्या रखना था 8, तो 8 है ना, x की जगह अगर x होता तो उसकी जगह 4 रखते, y की जगह 8 रखना था तो y की जगह 8 रख दिया, 8 पहले से था ऊपर, 8 बटे 8 1 आ गया, तो स्लोप आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गया जी, ठीक है जी। एंड पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू आपको पता है 4,8 भी रखें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, है ना। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, आपको पता है ये होती है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ओके, एम्प्लाइज y और x, देखिए एक चीज ध्यान रखना, x और y फिक्स रहेंगे, ये नहीं चेंज होंगे, x1 y1 रखना है, m रखना है, ठीक है, यही तो रखना है, पॉइंट और स्लोप, ठीक है। x y माइनस y फिक्स रहेगा, y1 क्या है भैया, y1 है आपका 8, y1 8 और x1 4, y1 है आपका 8 इज इक्वल टू m कितना है जी 1 आया जी आपको 1, और x ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है जी 4, ठीक, तो सिंपल सॉल्व कर लो। अच्छा ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x माइनस 4 ही रहेगा, और x प्लस का चाहिए हमें आगे x रहता ना इस टाइप से, तो इसको उधर ले जाओ पूरे को, तो x माइनस 4 तो वहां है ही पहले से, इसको उधर ले जाएंगे, y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, ओके।
एम्प्लाइज x माइनस वाई पहले देखो, और -4 + 8 प्लस का 4 बचेगा जी, इज इक्वल टू 0। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई आंसर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, समझ गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी, हाँ, नॉर्मल का अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए भी पॉइंट और स्लोप चाहिए, और उसका जो स्लोप होता है, उसका जो स्लोप होता है ना, नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो होता है, नॉर्मल का स्लोप बराबर होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस इतना है फर्क, और कुछ नहीं। और इक्वेशन यही रहेगी, y - y इक्वल टू m × x - x1, ओके, इस टाइप से ही रहेगी, केवल स्लोप चेंज होगा। स्लोप नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। मतलब जब भी आप नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो आप -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप कितना है, टेंजेंट का 1 है तो 1 रख दो तो -1 आ गया आपका, तो नॉर्मल का स्लोप क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझेंगे। अब चलो हम सीधे नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं, ओके। कैसे करेंगे, यहां देखिए, यहां पे करते हैं उसका प्रयास। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट, स्लोप क्या है 1 है, तो इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया आप, क्या -1। इसको चाहो तो आप m1 से डिनोट कर सकते हैं, m1 से, क्योंकि टेंजेंट के स्लोप को m से डिनोट किया था, इसकी स्लोप को m से किया, तो इसकी स्लोप को m1 से डिनोट कर दो, तो m1 बराबर -1 आया है, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या होगा, वही इक्वेशन सेम रहती है, y - y1 इज इक्वल टू m की जगह m1 आ जाए, क्योंकि नॉर्मल के स्लोप को हम m1 डिनोट कर रहे हैं बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और इंटू x - x1, और सब सेम रहेगा, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला ऐसे इसका है, ठीक है। केवल स्लोप चेंज हो गई, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। y - y1 कितना है भैया, y1 वही जो यहाँ पे है, y1 और x1, y1 8 है, इज इक्वल टू m1 कितना है -1, और x - x1 कितना है 4 है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लाइज देखो, y - 8 अपनी जगह पे, y - 8 अपनी जगह पे, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब इस -x है, इनको हमने प्लस बनाना हो तो इसको इधर लेके आओ, पहले हमने उधर ले गया था क्योंकि ऑलरेडी x प्लस था, -x को इधर लेके आओ, ठीक है। तो -x, चलो y - 8 लिख दो पहले, y - 8 यहाँ इधर ही रहेंगे, इन दोनों को इधर लेके आओ तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, उधर 0 बचेगा, एम्प्लाइज। अब देखो x पहले लिखते हैं, है ना, ax, है ना, क्योंकि जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म की होती ना किसी भी लाइन की इक्वेशन, इसलिए हम x पहले लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x + y -8 और -4 कांस्टेंट दोनों जुड़ जाएंगे, 8 × 4 12, माइनस का 12 हो जाएगा, -12 = 0, तो ये आपका नॉर्मल की क्वेश्चन आ गई जी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से नॉर्मल की और टेंजेंट की क्वेश्चन ऐसे, देखो ये टेंजेंट की क्वेश्चन है, नॉर्मल की क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है नॉर्मल और टेंजेंट की क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, भले वहां पे हो सकता है आपका कर्व इसकी जगह कुछ दूसरा आ जाए, मान लीजिए आ जाए x² + y² = 4 आ जाए, हाँ, और पॉइंट 4,8 की जगह -1, -5 आ जाए, तो तब भी सेम यही प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है, डिफरेंशिएशन इसका करना ओके, पॉइंट वो रहेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ये समझने हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, फाइंड द 7 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 - 5/2x की होल पावर 9
हाँ, ये बाइनोमियल है, इसकी होल पावर 9 है, इसका जब प्रसार करेंगे तो एक्स की पावर, सॉरी, फाइंड द सेवंथ टर्म, हाँ सेवंथ टर्म निकालना है इसका। इसका प्रसार देखो, इसके प्रसार में टोटल कितने पद होंगे, 9 है, एक ज्यादा हो जाए 10 पद होंगे। टोटल कितने पद होंगे, 10 पद होंगे, 10 टर्म होंगे। और हमें सातवां टर्म निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां टर्म क्या होगा इसका। तो एक तो ये भैया है कि इसका एक्सपेंशन करो, जो सातवां टर्म होगा उसको लिख दो, ये सातवां टर्म है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसका जनरल टर्म निकालो। सबसे बेस्ट तरीका है कि जनरल टर्म निकालो। जब आपको सातवां पद पूछा जाए या आठवां पद बताओ, नौवां पद बताओ, तो जनरल टर्म निकालो, ठीक है। या फिर ये पूछा जाए कि x की पावर 16 का कोफिशिएंट बताओ, x की पावर 19 का कोफिशिएंट बताओ, गुणांक है ना, गुणांक, तब भी जनरल टर्म निकालना चाहिए। दोनों कंडीशन में जनरल टर्म निकालना चाहिए। और जनरल टर्म कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए आप लिखेंगे कि वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ x प्लस ए की पावर n इज, x प्लस ए की पावर n का जनरल टर्म क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर, पहला पद मतलब x की पावर n माइनस दिस n माइनस आर इंटू सेकेंड पद a की पावर ये नीचे वाला r, ये जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर r, ठीक है। x पहला पद है और a सेकेंड पद है, ठीक है। देयरफॉर जब इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा जिसका हमें निकालना है। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x की होल पावर 9 इज, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा। तो इसको भी टी आर प्लस 1 से इग्नोर करते हैं, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 ही होता है, ठीक है। टी आर प्लस 1 बराबर एनसीआर, यहाँ एनसीआर यहाँ क्या आएगा, एन की जगह देखिए, देखो यहाँ एन की जगह यहाँ पे क्या है 9 है, तो एन की जगह 9 आएगा जी। 9 सी आर, आर और सी तो वही रहेगा जो यहाँ है वही यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर है, पहला पद था ना x, यहाँ पे पहला पद क्या है 4x प्लस 5, तो x की जगह क्या आएगा 4x प्लस 5, 4x अपॉन 5 सॉरी 4x अपॉन 5 की होल पावर, दिस माइनस दिस होता है n माइनस आर था ना, n माइनस आर, तो यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस आर, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ठीक है। इनटू a की पावर r, सेकेंड पद की पावर r, तो यहाँ सेकेंड पद क्या है 5 अपॉन 2x नहीं है बल्कि माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ आएगा, माइनस 5 अपॉन 2x, माइनस 5 अपॉन 2x की पावर r, ये हो गया जी इसका जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म ये हो गया, ठीक है। अब जनरल टर्म जब निकल जाता है तो बस कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसको इक्वेशन 1 मान लो, हमें चाहिए T7, हाँ सातवां पद चाहिए ना हमें, तो T7 मतलब सातवां पद। ये T7 कब आएगा जब r की जगह 6 रखेंगे, 6 प्लस 1 है ना, तो पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। 6 क्यों रखा, क्योंकि अगर यहाँ 6 रखेंगे 6 प्लस 1 7, T7 मतलब सातवां पद आ जाएगा। T6 प्लस 1 इज इक्वल टू, T6 प्लस 1 का मतलब सातवां पद, हाँ, इज इक्वल टू एनसीआर, जो भी पद, अगर आपको पूछा गया है कि नौवां पद निकालो तो r की जगह 8 रखो, फिर इक्वेशन में r की जगह 8 रखो। अगर पूछा जाए पांचवां पद निकालो तो r की जगह 1 कम मतलब 4 रखो, ठीक है। सातवां पद पूछे से तो r की जगह 1 कम 6 रखो, तो r की जगह 1 कम 6 रखो, क्योंकि 6 और 1 7 होता है, 7 T7 मतलब सेवंथ टर्म, ओके। T6 प्लस 1 इक्वल टू 9CR, r की जगह 6 ब्रैकेट में 4x अपॉन 5 की पावर 9 माइनस 6, r की जगह 6 रखेंगे बस, माइनस 5 अपॉन 2x की होल पावर 6, ठीक है। तो ये सातवां पद ये हो गया जी। आप यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भैया, देखो ऐसे करते हैं, 9C6 को आप 9C3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 माइनस 6, हाँ एनसीआर को एन माइनस आर, 9C6 को 9 माइनस 6, तो 9C3 लिख सकते हैं, ओके ठीक है। और 4x अपॉन 5 की होल पावर 9 में से 6 के 3, और माइनस की पावर इवन नंबर अगर हो तो वो प्लस हो जाता है, तो 5 बचता है केवल, 5/2x की पावर 6, ठीक है। इतना हो गया।
इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। 9C3 को आप लिख सकते हैं, 9 को 3 पदों तक ले जाओ नीचे, 9 इंटू 8 इंटू 7, ओके, अपॉन नीचे 3 का फैक्टोरियल शॉर्टकट तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको खोलना आना चाहिए। यहाँ तक यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पूरा बता दे रहा हूँ, अगर आप समय है तो पूरा सॉल्व कर दे तो और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि केवल यहाँ पे 7वां पद क्या होगा ये पूछा होगा, तो 7वां पद ही है, बस खत्म कहानी, है ना, ठीक है। लेकिन कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो देखो 4/5 है, तो 4/5 का क्यूब करो जी, इंटू एक्स का क्यूब अलग से है, कर दो, है ना, अलग कर दो, एक्स वाले अलग कर दो। यहाँ 5/2 है, तो 5/2 की पावर 6 कर दो, और 1/x की पावर 6 कर दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सेक्शन बी भी इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का